उस पे आदरणीय खेड़ेकर साहब, आप जानते हो मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष है, उन्होंने कुछ सूचनाएं भेजी हमारे 2-3 वीडियो पर, कुछ हमारी गलतियां भी निकाली और भविष्य में सोचने का ढंग सुधारने हेतु संदेश भी दिया। साहब, आपका आदेश सर माथे पर। हम आपका हर आदेश, आपकी हर सूचना आदेश करके मानेंगे, कोई बात नहीं है। आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे, आपका सदैव सहयोग, और हमें जो जो सुधार की ज़रूरत है उसकी सूचनाएं बनी रहे, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे ताउम्र। धन्यवाद। अब हम हमारे मुख्य कार्यक्रम की तरफ इसके तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल भेजे, मगर सवाल ये है कि सवाल मेरे वो ओपन इसमें नहीं भेजते। कोई मैसेंजर पे भेजता है, कोई व्हाट्सएप पे भेजता है। आज क्या हो गया है हमारे देश में कि ओपनली कोई बोलने को तैयार नहीं है, ओपनली कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है, कुछ भी करने को तैयार नहीं। हो क्या रहा है? तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सवाल ओपनली भी आने चाहिए। कुछ लोग ठीक है, जो सर्विस में है, गवर्नमेंट ड्यूटी में है, वो नहीं बोलते हैं, बात ठीक समझ सकता हूँ, मगर जो सोशल एक्टिविस्ट है उन्होंने भी सवाल आने चाहिए और सवाल सबके मन में उठने चाहिए। सवाल नहीं उठते हैं। कितना बड़ा घालमेल चल रहा है देश में। एक पूरा का पूरा डिस्कोर्स अलग बदलने का काम चल रहा है। कुछ लोगों को असुरक्षित किया जा रहा है, कुछ लोग असुरक्षित हो रहे हैं। तो हमको इस बारे में बिल्कुल गंभीरता से सोचने की जरूरत है और आगे आने की जरूरत है। तो मैं पहला प्रश्न है कि जो बातें उसमें कुछ अधूरी छूट गई थी कि मैंने 3 मंत्र बोला था। वो 3 मंत्र है, हिंदू धर्म में 3 मंत्रों से अलग अलग कम्युनिटी के लिए पूजा होती है। एक ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए वैदिक मंत्रों से पूजा होती है, और जो किसान समुदाय है और बाकी का समुदाय है उसके लिए पौराणिक मंत्रों से होती है, और तीसरी पूजा होती है शाबरी मंत्रों से। जो आदिवासी लोग हैं हमारे यहाँ के, जो यहाँ के जंगल के निवासी है, वो सब शाबरी मंत्रों से उनकी पूजा करते हैं। ऐसा पहले चमत्कार है हमारे ये तथाकथित हिंदू धर्म जिसको हम बोलते हैं, जिसका कुछ लोगों ने अपनी संस्कृति में ढालने का प्रयास किया। हिंदू धर्म बहुत समावेशक है, बहुत बड़ी सभ्यता थी वो, और उसको कुछ लोग अपहरण करना चाहते हैं। तो ये 3 मंत्रों की बात हमने आपको समझा दी। एक छोटा सा प्रश्न आया था कि उपनयन संस्कार है या सभ्यता। अब आपने एक तरफ बोल दिया संस्कार, तो फिर सभ्यता का क्या मतलब है? सभ्यता बहुत बड़ी चीज है। सभ्यता में नागरी सभ्यता आती है, कृषि सभ्यता आती है, सिंचाई, भाषा, नापतोल, शिल्पकला, तकनीकी, सामाजिक विन्यास, प्रशासनिक विन्यास, ऐसे कितने तो भी सभ्यता के पार्ट होते हैं। और एक सभ्यता में कई संस्कृतियां हो सकती है, ढेरों संस्कृतियां एक सभ्यता में आ सकती है। आपको पता है, एक गांव होता है, अपन एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कई जातियों के, कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहां रहने वाले ब्राह्मणों की सभ्यता अलग होती है, उसमें भी महाब्राह्मण अगर है तो उसकी सभ्यता अलग है। वहां अगर ठाकुर रहते हैं, उनकी सभ्यता अलग है। वहां अगर किसान जातियों के कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव ये रहते हैं, तेली रहते हैं, तो उनकी हर एक की अपनी अपनी सभ्यता है, अपने अपने तरीके से उत्सव भी मनाते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, ये सारी की जो सभ्यता है, ये संस्कृति होती है, वो बहुत अलग है। ये सब मिलके जो बनता है उसको सभ्यता कहते हैं। ये संस्कृति से समाज बनता है और समाज से सभ्यताएं बनती है। ऐसे अनेक समाज मिलके सभ्यताएं बनती है। तो उपनयन एक संस्कार है। वो सब लोगों का तो होता नहीं, कुछ गिने चुने लोगों का होता है। तो उसको आप सभ्यता कैसे कह सकते हो? वो सभ्यता नहीं है, वो एक संस्कार है। दूसरा, एक दोस्त ने पूछा कि फूकनी, जो चूल्हा फूकने की जो बात होती है, वो संस्कारों में आती है सभ्यता में? इंस्ट्रूमेंट है भाई। सभ्यता और संस्कृति ये मनुष्य के, जिंदे आदमी का पार्ट है। कोई भी वस्तु ये उसके उपयोग के लिए होती है। ये सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? उसमें उसमें कैसे ये हो सकता है? हाँ, सारी सभ्यताएं और संस्कृति। अब आप बोलोगे, अब आपके यहाँ गैस आ गए, गैस में वो फूकने का क्या करोगे? कैसे फूकोगे उसको? क्या काम है उसका? तो ये इंस्ट्रूमेंट बदलते रहते हैं, जैसे जैसा समय आते रहता है, जैसे जैसे बढ़ते रहता है आदमी की, जैसा प्रोग्रेस होते रहता है, सभ्यताओं का प्रोग्रेस होते रहता है, व्यक्ति का प्रोग्रेस होते रहता है, वैसे वैसा ये सब बदलता है।
तीसरा एक सवाल था सुनील साहू जी का। इन्होंने पूछा कि क्या सामंतवादी राजतंत्र की संस्कृति उचित थी? अगर उचित होती तो हम इसको क्यों नकार देते? देखो, सबसे पहले कबीलावाद था, कबीलावाद के बाद में वो सामंतवाद आया, साम्यवाद की बात होती है, और राजशाही की बात हुई है, लोकतंत्र की बात हुई है, कहीं कहीं कम्युनिज्म समाजवाद की साम्यवाद की भी बात होती है। तो ये सारे के सारे प्रोग्रेस के स्तर है। आज हमारे यहाँ कैपिटलिज्म है, समाजवाद है और साम्यवाद है, ये तीन अपने राजनीतिक डिस्कोर्स है, तीन तरीके से होते हैं। इससे भी कुछ आगे नया निकल आएगा। ये अगर आदमी का प्रोग्रेस होता है, उसके विचारों में प्रोग्रेस होता है, तो आगे की भी कुछ एक व्यवस्था निकल आएगी और लोग हर वक्त चिंतन मनन करते रहते हैं और उसमें आगे चलने की बात होती रहती है। तो ये संस्कृति उचित थी या अनुचित थी, उस वक्त के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया था, वो उचित थी। कुछ लोग उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे भी राजा थे, जिनको आज भी 400 साल बाद याद किया जाता है कि ये डेमोक्रेसी से उनका राजतंत्र अच्छा था। तो ऐसे चंद लोगों का कुछ हो सकता है अच्छा बुरा, मगर उस वक्त की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हमने आगे बढ़ने का जो है प्रोग्रेस में हमने उसके अलग अलग और उपाय ढूंढ निकाले और हम आगे बढ़ रहे। दूसरा ये हुआ कि क्या हमारे सांस्कृतिक पतन हुआ है? सभ्यता का पतन होता है, संस्कृति का नहीं होता है। देखो, सभ्यता का पतन बहुत कारणों से होता है। अभी जो वर्तमान चल रही है, जो मैंने हमारी सभ्यता की और संस्कृति और राष्ट्रवाद की व्याख्या, वो मैं विस्तार से बताऊंगा। वो आखिरी सवाल मैंने छोड़ा है क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से हमको देखना पड़ेगा, ये छोटी मोटी बातों से नहीं होगा। सॉरी। एक प्रश्न और आया कि राखी गढ़ी की सभ्यता का प्राथमिक संदेश क्या है? अब देखो, कोई भी जो सभ्यता मिलती है पुरानी, तो उसमें हर एक व्यक्ति अपना ब्रांड लगाना चाहता है, हर एक जाति अपना ब्रांड लगाना चाहती है, हर एक धर्म वाले अपना ब्रांड लगाना चाहते हैं, वहाँ के लोग अपना ब्रांड लगाना चाहते हैं। मगर वहाँ के जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जो यूनेस्को में काम करते हैं, वहाँ के अथेंटिकेट लोग हैं, जो वहाँ देख के आए हैं या देखते हैं, उन लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि राखी गढ़ी की पूरी सभ्यता ये कृषि सभ्यता है। वहाँ बोल रहे वो कुंड मिले हैं, किन्हीं किन्हीं माने वैदिक संस्कृति वालों ने बोला कि ये होम के कुंड है। उन्होंने बताया नहीं, यूनेस्को के अधिकारियों का भी ये आकलन है कि वो कुंड जो है वो सांझा चूल्हा के कुंड है। सांझा चूल्हा वो जो उस वक्त की सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम गुरु नानक देव जी ने किया था, क्योंकि उनको जाति विहीन समाज बनाना था वहाँ। तो जब जाति विहीन समाज बनाए तो उन्होंने बता दिया कि गांव में एक चूल्हा होगा, सांझा चूल्हा होगा, जिसमें गांव की सारी महिलाएं रोटी सेकेंगी। उनके जात भाषा ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उससे जातिवाद टूटता है, क्योंकि उसमें समानता आती है। क्योंकि एक ही चूल्हे पर अगर सबकी रोटी बन रही है तो उसमें बहुत बड़ी समानता होती है। उसको समझकर आगे बढ़ाने का काम गुरु नानक देव जी ने किया। वो राखी गढ़ी की सभ्यता में जो मिले हैं कुंड, जिसको आप बोल रहे हैं अग्निकुंड, वो कुंड नहीं है, वो सांझा चूल्हे है। अच्छा, वहाँ स्टोरेज सिस्टम मिला है, कुछ बोल रहे हैं कि वो स्तूप है, स्तूप भी नहीं है, वो अनाजों के स्टोरेज करने के गोडाउन से वो उस शेप में बनाया गया है जिस शेप में आपको लगता है कि वो सारे के सारे स्तूप है, वो नहीं है। ये सारी की सारी उसमें जो मिली है वो कृषि सभ्यता मिली है, किसानों की सभ्यता मिली है। किसानों के सारे हथियार, किसानों के बर्तन, किसानों की सारी व्यवस्थाएं उसमें आपको दिखाई देगी। इसके बाद का सवाल है कि क्या सभ्यता और संस्कृति में मार्केटिंग होती है? भैया, सभ्यता कभी बेची नहीं जाती, सभ्यताओं की कोई मार्केटिंग नहीं होती, उसको जिया जाता है। संस्कृति की मार्केटिंग होती है, मेरी संस्कृति अच्छी है, मेरे जो कस्टम्स है वो अच्छे हैं, हमारा रहन सहन अच्छा है, हमारे कपड़े अच्छे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हर वक्त संस्कृति के महोत्सव होते हैं, कोई भी संस्कृति हो उसके महोत्सव किए जाते हैं, और वो महोत्सवों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि मेरी कमीज तेरे कमीज से ज्यादा सफेद कैसी है। सभ्यताओं में ऐसा नहीं होता, ये सारा मिलके सभ्यता एक बनती है, उसको सभ्यता कहते हैं, वहां तुलना की कोई बात नहीं होती। दूसरा, एक दोस्त ने पूछा है कि आपने हिंदुओं के दीप प्रज्वलन संस्कृति का विरोध क्यों किया? भैया, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं हिंदू हूँ इसलिए कट्टर नहीं हूँ, और जो कट्टर होगा वो हिंदू नहीं रहेगा। मैं दीप प्रज्वलन संस्कृति का विरोध क्यों करूँगा?
मैंने इस समय इस माह में दीप जलाने का विरोध किया, और वे विरोध इसलिए किया कि आपने देखा होगा 22 जगह खेत खलिहानों में आग लगी है। मुझे एक सजेशन दिया था आदरणीय खेड़ेकर साहब जी ने कि उस दिन शाइस्ते खान के ऊपर शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। बिल्कुल किया, उसे उसका यानी खुशी मनानी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हमारे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ, किसी आक्रांता पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और उसमें दहशत निर्माण की गई। मगर सवाल वो नहीं है। वो मुझे दीप प्रज्वलन से, उत्सव मनाने से कोई आपत्ति नहीं है, मगर अगर कृषि संस्कृति में आप हो तो इस वक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ सबकी फसल सूख गई है। दिवाली में फसल हरी होती है, पूरा घास हरा होता है, जमीन हरी होती है, उस वक्त आग नहीं लगती, उस वक्त दीप प्रज्वलन होना ही चाहिए। ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता ने भी हमको वो दिया है और संस्कृति को हमने उस संस्कृति में ढाल लिया है। सब लोग ये करते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हो, दिवाली के वक्त सब दिए लगाते हैं। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि विरोध किस बात का कब हम करते हैं, क्योंकि 62 जगह, एक जगह बिहार में दादी भी मर गई और उसकी दोनों पोतियां मर गई ये आग लगने से। मैं इसकी भीति यानी इसका डर मुझे था और मैं समझता था। मैं मेरी किसानी सब समझता हूँ, मेरी किसानी सभ्यता समझता हूँ, मेरी किसानी संस्कृति भी समझता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में सचेत किया था। मैं विरोध नहीं करता और ना मैं विरोध करूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपने संस्कृति के विरोध करने की और सभ्यता का विरोध करने का, क्या जरूरत है मुझे। दूसरा मेन प्रश्न है हमारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। तो उसके लिए पहले संस्कृति क्या है समझ लिया हमने ये समझ लिए। देखो, एक गांव में जो अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग संस्कृतियां होती है, मगर ये संस्कृतियां मतलब गांव नहीं होता है। गांव ये सारी संस्कृतियां मिला के एक बनता है जिसको समाज बोलते हैं, और ये समाज को सबको मिला के जो एक बनता है उसको सभ्यता बोलते हैं। अब हम संस्कृति को अगर राष्ट्रवाद करने को बोलेंगे तो राष्ट्र सभ्यताओं का संकलन राष्ट्र होता है। राष्ट्र की व्याख्या हमको समझना पड़ेगा। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मतलब वहां के झाड़, पेड़, झंकट, जानवर, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, रास्ते, ये सब राष्ट्र नहीं है। उसमें रहने वाला जो जिंदा पार्ट है उसको कहते हैं, वो राष्ट्र का हिस्सा है। वहां से शुरू होता है राष्ट्र। और राष्ट्र में सबको समान अधिकार के साथ विशेष अधिकार भी मिलते हैं, उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। उसको राष्ट्रवाद समझ सकते हो आप। क्योंकि हमने घर में, अगर हमारा परिवार है तो एक परिवार में जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसके तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है कि नहीं। तो ये विशेष ध्यान देना, ये प्रक्रिया जब राष्ट्र में होती है तो फिर व्यक्ति के मन में राष्ट्र निर्माण होता है। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे दिल और दिमाग में राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं एक बार चंपारण गया हुआ था। चंपारण से वापस आते वक्त शाम को 5-6 बजे होंगे, तो मैंने देखा वो पूरे रास्ते पर, मैं गाड़ी से आ रहा था, पूरे रास्ते पर चूल्हे जल रहे थे और वो चूल्हों पे डेगचियां, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी डेगचियां रखी हुई थी और बच्चे वो पत्तियां तोड़ रहे थे। ऊपर के जो रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए जो पेड़ थे उसकी पत्तियां तोड़ के वो गर्म पानी में डाल रहे थे। तो मैंने एक जगह देखा, दूसरे जगह देखा, तीसरे जगह, अब लाइन से मैं जब देखते जा रहा था तो मैंने गाड़ी रोकवाया। मैं बोले क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? एक से मैंने पूछा तो बोले साहब हम पत्तियां तोड़ रहे। क्यों तोड़ रहे हो भाई? बोले इसकी रोटियां बनाएंगे हम। रोटियां बनाएंगे? क्यों भाई? तो बोले ये पत्ती की हम जो इसमें डालेंगे, फिर उसका जो पानी है कड़वा वो निकाल देंगे और फिर उसका जो लगदा बचेगा उसकी हम रोटियां बनाएंगे और फिर सब्जी के साथ में नमक के साथ हम खाएंगे। बोले क्यों ऐसा करते हो? आप काम धंधे क्यों नहीं करते? तो बोले हमको कोई काम नहीं देता। मैं बोले काम की तो क्या कमी है भाई, इतने काम खुले हुए। तो बोले हम तो घुमंतु जाति के लोग हैं, हमारे पास में तो आधार कार्ड भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं है। अब जब तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो कोई तुमको देगा नहीं, कोई तुम्हारी कंप्लेंट भी लिखेगा नहीं, कोई तुमको सरकारी सुविधा भी मिलेगी नहीं। तो हर जगह उनका शोषण ही होता है। मैं प्राइवेट में काम करने जाओ तो वहां शोषण होता है, बाकी जगह जाओ तो वहां शोषण होता है। इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो होते रहता है। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी जीने का स्टाइल है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनको अपने त्योहार है, अपने उत्सव है। मगर आप मुझे बताइए इन लोगों को राष्ट्रवाद कैसे सिखा दोगे आप?
जब उनके दिल और दिमाग में ये राष्ट्र ने हमको क्या दिया, ये राष्ट्र में हमारी हिस्सेदारी क्या है, ये राष्ट्र हमारे लिए चिंता कितनी करता है, राष्ट्र के जो धुरीन लोग हैं, जो कर्णधार है, उनके मन में क्या हमारे बारे में चिंता है? अरे यहाँ तो जो जिनके पास में आइडेंटिटी कार्ड है वो किसानों की भी किसी को चिंता नहीं है। किसान इसलिए आत्महत्या करता, कोई भी आत्महत्या इसलिए करता बंधु, वो ना दारू पीने से करता है, ना पैसे कम होने से करता है। अगर ऐसा होता तो सारे भिखारी आत्महत्या कर लेते, नहीं, उसको उसका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जब संकट में दिखाई देते, जब आदमी आत्महत्या करता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ समाज में मेरा कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है और मेरे लिए कोई नहीं है, उस आदमी को आप कैसे राष्ट्रवाद समझा दोगे? और हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समझा रहे। संस्कृति ये सब जगह बिखरी हुई है और ये संस्कृति से समाज बनता है, समाज से सभ्यता बनती है और सभ्यता से मिलके राष्ट्र बनता है। तो आप क्या, हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, मेरी कमीज बहुत उजली है, ये मेरी कमीज ही आपको पहनना चाहिए, इसी साबुन से आपको धोना चाहिए, इसी तरीके से बात करना चाहिए, इसी तरीके से आपको त्योहार मनाने चाहिए, यही आपको कर्मकांड करने चाहिए, यही संस्कार आपको अडॉप्ट करने चाहिए, ये बता के आप कौन सा राष्ट्रवाद समझाना चाहते हो? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो ये है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा आपको रहना है, हम जो खाते हैं वही आपको खाना है, हम जो पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना है, हम जो करते हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है और वही पवित्र पद्धति है हमारे लिए, ऐसा सोचना है। सोच भी आपकी वही रहेगी कि उससे इतर आपको कभी सोचना नहीं है। ये जब करोगे तभी आप बोल सकते हो कि ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में की बातें थोप कर ही आ सकता है और कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र समाज, स्वतंत्र विचार के लोग दूसरी की थोपी हुई बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट उसी वक्त करेगा जब गुलामी आएगी। और हम जिस तरीके से सवाल पूछने से डर रहे, आज जिस तरीके से हम सवाल नहीं पूछते हैं, हमारे मन में जो भय व्याप्त हो गया है, वो व्यवस्था हमारे मन में भय व्याप्त करवा रही है, वो समाज हमारे भय व्याप्त करवा रहा हो, चारों तरफ से हमको भयभीत करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस भय से बाहर निकलिए, नहीं तो दूसरी गुलामी आपके तरफ आने वाली है। आप ये ध्यान में रखिए कि कोरोना से जितने मरेंगे उससे ज्यादा भूख से मरने वाले हैं, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई, अभी भी ठीक नहीं हुई है व्यवस्था है। और अगर उससे भी ज्यादा अगर कुछ मरेंगे तो जब हमने कोरोना का धर्म ढूंढ लिया है तो हमारा दंगलों में ज्यादा लोग मरेंगे, इससे ज्यादा ये खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, हमको आगे आने पड़ेगा। अभी देख लो, टीवी एंकरों पर भी केस हो गया है कि आपने धार्मिक तेड़ बढ़ाने का काम किया, धार्मिकता बढ़ाने का काम किया। मैं निषेध करता हूं, मैं धिक्कार करता हूं ऐसे लोगों का कि जो अपनी बीमारी छुपा के रखते। ये कोई एड्स वाली बीमारी नहीं है कि आपके बच्चलन की वजह से आपको हुई है, ये बीमारी ऐसी भी नहीं है कि जिसको छुपा के रखा जाए, ऐसी बीमारी नहीं है। इससे आपका परिवार संकट में आएगा, आपका समाज संकट में आएगा, आपका देश संकट में आएगा। जिसको भी ये बीमारी हो गई वो ओपनली सामने आए। कोई धर्म की उपासना, कोई धर्म, कोई व्यक्ति आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकता। आपकी सावधानता ही आपको बीमारी से बचा सकती है, आपके समाज को और आपके देश और राष्ट्र को बचा सकती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ब्रांडिंग की जा रही है, बीमारियों की भी ब्रांडिंग की जा रही है, इससे हमको निजात पानी पड़ेगी, इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, इसके ऊपर संकट गहराते जाएगा। आज हमारे पास दुर्भाग्य से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट सोचने वाले नेता नहीं बचे हैं। वो नेताओं को, आपको समाज को पैदा करना पड़ेगा। ये समाज में जो समझाते हैं संस्कृति और राष्ट्रवाद, इसको बताना पड़ेगा कि भैया तेरी संस्कृति तेरे घर तक, तेरे चूल्हे तक, तेरे जाति तक और तेरे समाज तक रख, ये पूरे पर थोपने का प्रयास मत कर। आप देखो, जब संस्कृति अच्छी होती है, कोई भी एक्सेप्ट करता है, सामूहिकता से करता है, तो आपने देखा होगा कि केरला और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बिकने वाला इडली सांबार कश्मीर में भी और पंजाब में भी बिकने लग गया। ये एक रूपता आ रही है समाज में। अगर इसको थोपने का प्रयास करोगे तो ये डिनाई करेंगे। जैसे पंजाब की सलवार कुर्ती साउथ में भी लड़कियां पहनने लग गई है, ये एक रूपता का लक्षण है। थोप कर कोई भी बात एक नहीं हो सकती और जो कैसे भी, जैसे भी अन्याय और अत्याचार से आप कभी राष्ट्र नहीं बना सकते। राष्ट्र का मतलब यही है कि सबको समान अधिकार के साथ, जो पिछड़ा हुआ है, जो बिल्कुल नीचे के तबके में है, उसको विशेष अधिकार। ये जब तक नहीं समझते हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते।
यही मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। इसके बाद में कोई सवाल अगर आपके पास है, मैंने आपको संस्कृति क्या है बता दिया, सभ्यता क्या है बता दिया, और संस्कृति सभ्यता का अंतर भी बता दिया। अब मुझे लगता है कि अगले सेशन में अगर कुछ छूट गया होगा तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप अगर चाहोगे तो मैं रोज भी अलग अलग विषयों पर बात करने को तैयार हूँ, मगर कोई बोलता है कि रोज बात करने से आप लोग सुनना नहीं चाहोगे, तो मुझे प्रतिक्रिया दीजिए, इसी में प्रतिक्रिया दीजिए कि आप चाहते हो, कौन से समय चाहते हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज 10 बजे आया था, लेट हो गया क्या, तो 7 बजे आऊँगा कल से। तो आप जैसे जैसे सूचित करोगे उस तरीके से आऊँगा, जो भी प्रश्न सवाल पूछोगे उस पर आऊँगा। जो विषय पर बोलने की बात करोगे, आप चाहते हो शिक्षा पर बात हो जाए, आप चाहते हो विज्ञान पर बात हो जाए, आप अगर चाहते हो न्याय पर बात हो जाए, जिस पर आप चाहते हो उस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। हम उस पर बात करेंगे और उस चर्चा करके हमको एक सामाजिक डिस्कोर्स निकालने का और आगे बढ़ने की जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद। कमी का बरं ऐकतात, कमी का बरं ऐकतात, टेंडन्सी कमी का बरं झाली लोकांची ऐकण्याची। एक सवाल अभी आया है करंट में कि एडवोकेट सिद्धार्थ नारनौरे जी का सवाल आया है कि लोग आजकल कम क्यों सुनते हैं। देखो, गुलाम बनते हैं उनके कानों को सबसे पहले सुनने की क्षमता कम की जाती है, आंखों की क्षमता की जाती है, उसको बताया जाता है। आपको मैंने बार बार एक बात बोला था कि संघी भक्त जो होते हैं, या किसी के भी भक्त, मैं खाली संघ की भक्त नहीं बोलता हूँ, जो इस्लाम के भी भक्त होंगे और किसी धर्मों के भक्त होंगे, उनको घोड़े जैसा ऐसा कपड़ा लगाया जाता है। दुनिया पूरी इतनी विस्तार से है, 360 डिग्री में दुनिया है पूरी, और हमको दुनिया अगर 90 डिग्री में देखना है तो लीला चरित्र का एक उदाहरण है। हमारे यहाँ के चक्रधर स्वामी थे, उनका लीला चरित्र एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एको हत्ती देखिला, कुणी म्हणे खांबासारखा, कुणी म्हणे सुपासारखा, कुणी म्हणे खराट्यासारखा, कुणी म्हणे मुसळासारखा। तो जब अंधे हाथी को देखने जाते हैं, या इतना देखने वाले हाथी को देखने जाते हैं, तो कोई पूंछ को हाथ लगाता है, कोई उसके पैर को हाथ लगाता है, कोई उसके सूंड को लगाता है, कोई उसके दांत को हाथ लगाता है, कोई कान को हाथ लगाता है। तो जितना स्पर्श से उसका समझ में आता है उतना ही वो समझता है कि यही बात सच है। तो ऐसे अंधे बहरे जब तक नहीं होंगे, जब तक भक्ति का निर्माण नहीं होता है, भक्त निर्माण नहीं हो सकते। आप देखिए, आसाराम जी जेल में बैठे हुए, उनके भक्त वो जिस जेल में है उसके सामने जाके आरती गाते हैं, उसके सामने दिए जलाते हैं। तो ये भक्तों का निर्माण करना उनके लिए फायदेमंद होता है, मगर ये समाज के आंखें और कान खोलने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा, जो लोग उसका फायदा नहीं लेना चाहते। हम कोई संस्कृति का, किसी साहित्य का व्यापार नहीं करना चाहते, व्यवसाय नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग व्यवसायी होते हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यवसाय करे, चाहे वो धार्मिक व्यवसाय करे, चाहे वो साहित्यिक व्यवसाय करे, सामाजिक व्यवसाय करे, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों की उस वक्त बात माननी चाहिए जब हमको कोई निर्णय लेना है, मगर निर्णय हमारा होना चाहिए, बात सबकी सुनना चाहिए। सुनने की क्षमता लड़कों में कमी हो गई है, जो यंग जनरेशन हमारी आ रही उनमें कमी हो गई, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड है, उतना एक्साइटेड है। और वो एक्साइट होने का कारण ये है कि देखो, बच्चों में 25 साल की उम्र जो होती है वो शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और हमारी जो माने हमारी जनरेशन जो है वो ये सोचती है कि बाप के जमाने में मुझे जो कुछ नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा उनको आराम देने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास करते हैं, और हम समझते हैं कि ये सुख से ही इनको सुविधा से ही उनको सुख जाएगा। तो उनको मेहनत करने की आदत जब नहीं रहेगी और मेहनत में उनकी एनर्जी अगर नहीं जाएगी, तो पत्थर मारने का काम करेंगे, वो रिएक्शन देने का काम करेंगे। हमको उनको एक्शन सिखाना चाहिए ना। हम ये बोलते हैं कि आदमी शौक क्यों करता है, दारू क्यों पीता है, व्यसन क्यों करता है आदमी, तो बहुत लोगों के बहुत कारण हो सकते हैं, मगर बेसिक कारण ये है कि दुनिया में 700 750 करोड़ लोग आज है। हजारों करोड़ लोग होके मर गए, लाखों करोड़ लोग पैदा होंगे, कोरोना से जितने बचेंगे इसके बाद भी लाखों करोड़ लोग पैदा होंगे। किसी की भी मस्तक की रेखा, हाथ की रेखा और पैर की रेखा एक दूसरे से मिलती नहीं, आंखों की जो रेज है वो एक दूसरे से मिलते नहीं। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति स्पेशल आइडेंटिटी लेके पैदा हुआ है।
और वो स्पेशल आइडेंटिटी उसको प्रकट करना है, इसलिए वो इस तरीके से जब उसको पॉजिटिव रास्ता नहीं मिलता तो निगेटिव रास्ते पे वो जाके प्रकट करने का प्रयास करता। वो किसी के प्रति भक्ति दिखाता है, वो कोई वायलेंट काम करता है, वो क्राइम करता है, वो पत्थर मारता है, वो दारू पीता है, वो गुटखा खाता है, वो पैरा जंपिंग करता है, वो लैंड के हेलीकॉप्टर जंपिंग करता है, वो स्विमिंग में विक्रम करता है। जब उसको पॉजिटिव काम दोगे तो वो पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव काम नहीं दोगे तो वैसे निगेटिव काम करेगा। दोष समाज का है। हम उसको जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा कैसी है? तो 30 साल होने के बाद सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, तुझे एक्सपीरियंस क्या है भैया? तो फिर 30 साल किया क्या है उसने? तो इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, मगर ये सवाल ध्यान में रखो कि जो काम करना चाहिए वो काम अगर समाज ने उनको नहीं दिया, हमारी सभ्यता ने उनको वो काम नहीं दिया और हम संस्कृति का ही दोहन करते रहे तो ये होना अवश्यंभावी है समाज में। अनिरुद्ध चौहान से प्रश्न है, हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान होना चाहिए हमारा? अनिरुद्ध चौहान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि राष्ट्र निर्माण में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। पहले तो राष्ट्र को समझना चाहिए। योगदान जो काम कर रहे, किसानी काम कर रहे तो किसानी काम अपनी निष्ठा के साथ करे, किसानी काम अपनी ईमानदारी से करे। गाय भैंसों का काम कर रहे तो वो अपनी ईमानदारी से करे। हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माण करने का काम कर रहे हैं तो वो अपनी ईमानदारी से निर्माण करे। हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि पैसा जरूरी है मगर पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप ये बता सकते हो क्या गारंटी से कि बहुत पैसे वाले लोग हैं वो सब सुखी होंगे? एक बहुत एसी एयर कंडीशन बंगला है उसमें रहने वाले सब सुखी होंगे और सामने एक झुग्गी झोपड़ी है उसमें रहने वाले मियाँ बीबी दुखी होंगे, ये समझ बता सकते हो क्या आप गारंटी से? तो ये सबसे समझना पड़ेगा कि पैसे की जरूरत कितनी है, किस बात की कितनी जरूरत है। इसके बारे में एक सेपरेट ये हो सकता है, बातचीत हो सकती है, ये बड़ा विषय है। मगर ये जरूरी है कि राष्ट्र निर्माण में आप जहां हो जैसे हो वहां मजबूती से खड़े रहो और अपने लोगों का विरोध मत करो। हमारी लेखनी, हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारा व्यवसाय अपने लोगों के विरोध में ना हो, अपने लोगों का सहयोग कर सके, ऐसा ही बात हमको करना चाहिए। विरोध सारे समाज से होता है। हमारा आदमी अगर गलत होता है तो पर्सनल में उसको समझाओ कि भैया ये गलत है, आपको इसमें सुधार करना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं कि हमारा एक आदमी कुछ नई आइडिया दे रहा है, उसी के उसमें 50 प्रश्न दे देते हैं और गाली गलौज पे उतर आते। गाली गलौज ये आपका काम नहीं है। गाली गलौज उनका काम है जो पितृकुल पद्धति आप पर थोपना चाहते हैं, क्योंकि गाली माँ के बाप, माँ और बहन के सिवाय कोई हो नहीं सकती। और जिस माँ बहन की हम पूजा करते हैं उस सभ्यता के हम लोग हैं। जो ये इस तरीके से बिहेव करते हैं वो पितृ सभ्यता के लोग हैं, जिनके लिए माँ और बहन ये उपभोग की वस्तु होती है और उपभोग की वस्तु हमको माता बहनों को होने नहीं देना है। माँ हमारे लिए, किसी की भी माँ हो मेरे लिए माँ है, किसी की भी बहन हो मेरे लिए बहन है। और पत्नी का जो संबंध है वो एक पत्नी से होना चाहिए। ये हमारी सभ्यता भी है, संस्कृति भी है किसानों की। हमारे यहाँ विधवा विवाह होते थे, महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मिलता था जितना पुरुषों को मिलता था। हम उस संस्कृति के पाइक नहीं है कि 70 साल का बूढ़ा और 7 साल की लड़की से शादी कर ले। वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो पुरुष संस्कृति है, पुरुष सत्ताक संस्कृति है। और अनिरुद्ध जी ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हम जहां हैं वहां ईमानदारी से काम करना, यही राष्ट्रभक्ति है। बंदूक लेके हर वक्त खड़े होना और दूसरे को सुधारने का प्रयास करना राष्ट्रभक्ति नहीं है। खुद सुधर जाए हम। नमस्कार। बातचीत कैसी लगी आप हमें बताइए।